सभी को नमस्कार। आज की YouTube की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट पढ़ेंगे। पृथ्वी जितनी ऊष्मा या ऊर्जा सूर्य से लेती है, उतनी ही ऊर्जा वापस परावर्तित कर देती है। इसीलिए तो जो पृथ्वी है, ना तो अधिक ठंडी होती है और ना अधिक गर्म होती है। पृथ्वी के जो तापमान है, उसमें एक बैलेंस या संतुलन है, वो बना रहता है। तो वो जो संतुलन है वो ऊष्मा बजट के कारण बना होता है। इसलिए पृथ्वी अधिक गर्म नहीं हो पाती है। यानी जो पृथ्वी है सूर्य से जितनी ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करती है, उसे वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। इसमें पृथ्वी की ऊष्मा बजट को समझते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं अपन। ये पृथ्वी, ये वायुमंडल और ये ऊपर अंतरिक्ष। ठीक है। मान लीजिए जो सूर्य है, उससे जो ऊष्मा आ रही है वो 100 इकाई या 100% है। जो सूर्य है, सन है, इससे 100% जो ऊष्मा आ रही है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, उसमें लगभग जो 6% है, 6% जो ऊष्मा है उसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन, ठीक है। 6% जो ऊष्मा है जो सूर्य से आती है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, यानी वो वापस है अंतरिक्ष में चली जाती है। इसके अलावा जो 27% जो प्रकाश है सूर्य का, वो बादलों से प्रत्यावर्तित हो जाता है। ये बादल, बादल के द्वारा 27% प्रत्यावर्तित हो गया। उसके बाद एल्बिडो, पिछली क्लास में जैसे आपको बताया है एल्बिडो क्या होता है। जो एल्बिडो है, जो पृथ्वी का जो धरातल है वो सभी जगह पर एक समान नहीं है। धरातल में भिन्नता है पृथ्वी की। यानी कौन सा पृथ्वी का क्षेत्र है, कितनी ऊष्मा का अवशोषण करेगा, यह उस धरातल पर निर्भर करता है। जैसे सबसे अधिक जो एल्बिडो है वो जो बर्फ है या फिर नवीन बर्फ है उसका होता है। तो यानी 2% जो ऊष्मा है या ऊर्जा है वो भी अंतरिक्ष में वापस भेज दी जाएगी। ठीक है। इनका कोई भी उपयोग नहीं होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी या पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये इसे अवशोषित नहीं करता है। ये संपूर्ण जो ऊर्जा है, 6% प्रकीर्णन, 27% बादलों के द्वारा और 2% पृथ्वी के धरातल के द्वारा, यानी 35% जो भाग है वो सीधा अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। इस 35% ऊष्मा का पृथ्वी या वायुमंडल के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। हमने 100 इकाई माना है इसका। अब 100 में से जैसे 35 को हम घटा देते हैं तो पीछे 65% रहा। अब जो 65% है ये पृथ्वी या वायुमंडल इसका ग्रहण करेंगे। जैसे
ये जो वायुमंडल है, इसके अलावा जो सूर्य से आने वाली 14% जो ऊष्मा है उसका उपयोग वायुमंडल करता है। ठीक है, यानी वायुमंडल है वो उसे अवशोषित कर लेगा 14% ऊष्मा को। ठीक है, बाकी सारी अंतरिक्ष में चली जाएगी। ठीक है, 35% जो ऊष्मा है वो अंतरिक्ष में चली जाती है। इसके अलावा जो पृथ्वी है इसे मिलता है 51%, क्योंकि अगर 65% में जैसे ये 14 को हम घटा देंगे, पीछे बचा 51%। ठीक है, क्योंकि 35% तो अंतरिक्ष में सीधी चली गई, पीछे बचा 65। अब 65 में से 14% जो ऊष्मा है वो वायुमंडल ग्रहण कर लेगा, तो पीछे बची 51% ऊष्मा। अब जो 51% जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर आती है। अब ये 17% तो विसरित दीवा प्रकाश, और 34% है ये प्रत्यक्ष ये सौर्यिक ताप। ठीक है, यानी इस 51 में से भी जो 17% जो ऊष्मा है वो विसरित दीवा प्रकाश के द्वारा प्राप्त होती है, और प्रत्यक्ष जो सूर्य से ऊर्जा है वो 34% प्राप्त होती है। ये जो ऊष्मा है वो वायुमंडल और पृथ्वी ने प्राप्त की है। ये तो है हमने जो ऊष्मा प्राप्त की है। अब जो ऊष्मा हमने प्राप्त की है, जो पृथ्वी और वायुमंडल ने प्राप्त की है, वो वापस अंतरिक्ष में लौटाई जाएगी। जैसे ये पृथ्वी, ये वायुमंडल, ये अंतरिक्ष। अब देखिए जो पृथ्वी है ये 51% ऊष्मा है, इसे किस तरह से वापस अंतरिक्ष में लौटा रही है। प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण 23%। जो 23% जो ऊष्मा है पृथ्वी प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाएगी। ठीक है, लेकिन इस 23% में भी जो 17% है वो अंतरिक्ष में चली जाएगी ऊष्मा, और इसका जो 6% है +6 है ये वायुमंडल ग्रहण करेगा। ठीक है, पृथ्वी कुल पार्थिव विकिरण के रूप में उस 23% ऊष्मा विकिरित करती है या अंतरिक्ष में भेजती है, लेकिन इस 23 में से 17% तो सीधा अंतरिक्ष में चला जाता है, और जो 6% है वो वायुमंडल ग्रहण कर लेता है। उसके बाद है विक्षोभ। विक्षोभ के द्वारा 9% जो ऊष्मा है वो विक्षोभ। ठीक है, विक्षोभ के द्वारा 9%, विक्षोभ के द्वारा यह भी वायुमंडल ग्रहण करता है। उसके बाद है 19%, यह है संघनन की गुप्त ऊष्मा। संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है ये भी जो 19% है ये भी वायुमंडल है ये ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के द्वारा केवल 17% जो ऊष्मा है यही अंतरिक्ष में जा रही है, बाकी जो ऊष्मा पृथ्वी छोड़ती है वो वायुमंडल ग्रहण कर लेता है। अब इसमें देखिए जो वायुमंडल है वो कितनी ऊष्मा ग्रहण कर रहा है पृथ्वी के द्वारा। ठीक है, 6 + 9 + 19, तो ये 34% हो गया। ठीक है,
पार्थिव विकिरण या पृथ्वी के द्वारा जो वायुमंडल है वो 34 ऊष्मा प्राप्त करता है। तो इस तरीके से जितनी ऊष्मा पृथ्वी ग्रहण करती है और वो वापस अंतरिक्ष में प्रत्यावर्तित कर दी जाती है। अब जो वायुमंडल है 34 ऊष्मा तो पृथ्वी से प्राप्त कर रहा है और 14 जो ऊष्मा है वो वायुमंडल से ये सूर्य से प्राप्त करता है। इस तरीके से 34 प्लस 14 यानी जो वायुमंडल है उसका जो ऊष्मा बजट है वो 48 है। यहां लिख देते हैं वायुमंडल का ऊष्मा बजट 48, पृथ्वी का ऊष्मा बजट 51। ये 51 पृथ्वी का हो गया, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी है 51% ऊष्मा है वो ग्रहण करती है और वही अंतरिक्ष में वापस छोड़ देती है, ठीक है। और पृथ्वी और वायुमंडल का ऊष्मा बजट 65 है, ठीक है। 65 है अगर दोनों का मिलान करें, क्योंकि ये तो 34 है, ठीक है। 34 में अगर 51 हम जोड़ देंगे 5 सॉरी तो पृथ्वी और वायुमंडल का ऊष्मा बजट 65 हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी और वायुमंडल का ऊष्मा बजट 65, क्योंकि पृथ्वी है 51% और ये 14, ठीक है। 5 5 5 और 1 से 65, ठीक है। ये 65 हो गया। पृथ्वी और वायुमंडल का दोनों को मिलाकर ऊष्मा बजट 65 है, केवल वायुमंडल का 48 है और पृथ्वी का 51 है। इसलिए जो वायुमंडल है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल किससे गर्म होता है, सूर्य के आने वाले प्रकाश से या पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण है उनसे। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा जो वायुमंडल है पृथ्वी की पार्थिव विकिरणों द्वारा गर्म होता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी की जो पार्थिव विकिरण है ये 34 है और जबकि सूर्य से कितना ग्रहण कर रहा है, केवल 14% ही ग्रहण कर रहा है। इसलिए जो वायुमंडल है वो पृथ्वी की पार्थिव विकिरणों के द्वारा गर्म होता है। तो ये था पृथ्वी का ऊष्मा बजट, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आगे कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।